नमस्कार। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्राशरण दाब। प्राशरण दाब के हमने नियम पढ़े थे। वन टॉप बॉयल का नियम, वन टॉप ताप दाब का नियम। वन टॉप बॉयल का नियम है और वन टॉप ताप दाब का नियम है। उससे हमने पीवी बराबर जो एनआरटी है आदर्श गैस समीकरण की हम व्याख्या कर रहे थे, उसको हमने पीवी को पाई वी बराबर एनआरटी के रूप में व्यक्त किया था। आज उससे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया, आपको दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का प्राशरण दाब ज्ञात कीजिए। में ये लगा देना कीजिए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का प्राशरण दाब ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्राशरण दाब ज्ञात करना है, जिसमें आपको दे रखा है R बराबर, R का जो मान दे रखा है वह दे रखा है 0.0821। यह आपको R का मान दे रखा है। वायुमंडलीय अब वायुमंडलीय रूप में इसकी जो इकाई दे रखी है लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो ये आपको R का मान दे रखा है। अब आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/30 विलियन का प्राशरण दाब ज्ञात करना है। अब देखो, यदि हम इस क्वेश्चन को सरल करते हैं तो सरल करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि आपको ताप कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, इसे परम ताप क्या ज्ञात करते हैं, परम ताप। जो आपके पास में परम ताप होता है, परम ताप को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल T से लिखा था। कल जो हमने परम ताप के रूप में बात की थी, हमने कह रखा था कि जो भाई सेंटीग्रेड में ताप होता है, उस सेंटीग्रेड के ताप में यदि आप 273 जोड़ दे तो वह किस में चेंज हो जाता है, केल्विन में चेंज हो जाता है। उसे हम क्या कह रहे थे, परम ताप कह रहे थे। तो देखिए, यदि आप इसमें 27 हैं उसमें 273 का योग कर देते हो कि परम ताप था। यदि 27 में आप 273 का योग करते हो, देखो 7 3 10 की सुम हासिल का 1, 7 1 8 9 10 10 की सुम हासिल का 1, कितना आ गया 300 केल्विन। तो परम ताप कितना आ गया आपका 300 केल्विन। अब यदि आपके पास में परम ताप प्राप्त हो गया, तो परम ताप प्राप्त होने के बाद में हम जो इसको लिखते हैं, सूत्र क्या था आपके पास में कि पाई V बराबर nRT। यह आपके पास में समीकरण थी कि पाई V बराबर nRT। n क्या होती है, मोलों की संख्या। तो n मोलों की संख्या होती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि पाई V बराबर, अब देखो यहाँ पे nRT है, इस nRT को आप ये यदि V के पाई के बराबर में लिखो कि पाई बराबर क्या होगा, तो n/VRT होगा। और n/V होता है, n/V को हम किससे व्यक्त करते हैं, C से व्यक्त करते हैं कि पाई बराबर n/VRT है। अब n/VRT तो आप ये लिख सकते हो कि पाई बराबर जो आपके पास में n/V होता है वह किसके इक्वल होता है, C सांद्रता के इक्वल होता है। कि n क्या मोलों की संख्या है, V क्या उसका आयतन किसके बराबर होता है, सांद्रता के बराबर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, CRT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CRT कि पाई बराबर CRT। अब CRT जो आपको लिखना है, इस CRT में हमें ये देखना है कि आपको यहाँ पे पाई ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिखेंगे कि पाई बराबर C है, C का आपको पास कितना मान दे रखा है कि m/10 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। C का मान कि m/10 है, उसको हम क्या लिखेंगे, m/10 को 1/10 लिख दिया, किसके बराबर लिख दिया, C के बराबर। तो अब इस सूत्र में हमें क्या रखना है, मान रखना है। तो देखिए कि पाई लिख दिया बराबर C का मान कितना है 1/10।
अब 1/10 के बाद में आपके पास में क्या था r, और r का मान आपको कितना दे रखा है 0.0821 इंटू 0.0821 इंटू अब t है, t कितना है 27 प्लस 273 कितना आया था 300 केल्विन। कितना आया था 300 केल्विन। यदि यहाँ से हम इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव को देखो, यदि आपके पास में कितनी संख्या छोड़ गए हैं 4 संख्या छोड़ गए। अब 4 संख्या छोड़ के आप दशमलव को हटाओगे, दशमलव को हटाने के तय देखिए ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचा कि पाई बराबर, जो पाई बराबर आपके पास में क्या था 1/10 था। अब यदि इस 1/10 को आप सरल करोगे तो सरल करने के तहत हम यही लिखेंगे कि इसमें जो 1/10 की है, अब देखिए यहाँ पे बचता है 821 इंटू 3, अब ये बचता है। अब नीचे क्या बचा हुआ है आपके पास में कि 821 इंटू 3 है, और नीचे का जो मान है वह कितना हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप सरल करो, देखें कि पाई बराबर 821 इंटू 3, इसको यदि हम सरल करेंगे तो सरल करने के तहत देखिए कि आप इसको लिखते हो 3 6, तो यहां पे कुल मिलाकर मान कितना आता है 24 63 आता है नहीं आता है। अब 24 63 में आपको कितने का भाग देना है 1000 का भाग देना है, तो यहां पे लिख दिया आपने 24 63 भाजक 1000। तो पाई बराबर यदि आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास में भाग देने पे कितना मान आ जाएगा 2 दशमलव, इसका 1 2 3 संख्या छोड़ दो 2.463। अब 2.463 है। अब यहाँ पे इकाई क्या थी आपके पास में वायुमंडलीय लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स थी, तो ये आपके रूप में लिख लेना और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार पुनः देख लो कि क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो यूरिया होता है, यूरिया का सूत्र हम क्या लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NH2CONH2 लिखते हैं नहीं लिखते, ये यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, अब देखिए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के M/10 विलीन का प्राशन दाब ज्ञात कीजिए। R का मान आपको ये दे रखा है, आपको पता ताप कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। परम ताप में बदलने के लिए 273 क्या करते हैं योग, तो आपने क्या 273 का योग कितना केल्विन हो गया 300 केल्विन। तो पाई V बराबर क्या होता है nRT, तो पाई बराबर N/VRT हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई बराबर क्या होगा N/V को क्या लिखेंगे हम CRT। अब CRT लिखा तो C बराबर क्या होता है सांद्रता, सांद्रता क्या होती है N/V, N होती है मोलों की संख्या, V होता है आयतन, तो C हो जाएगा। अब C का मान कितना दे रखा आपको M/10 दे रखा है, M/10 को क्या लिख दिया आपने 1/10 लिख दिया। अब आपने लिखा पाई, अब पाई में C का मान कितना 1/10 इंटू R का मान कितना है 0.0821 इंटू ताप कितना है 300। अब यहां से कितनी संख्या 4, दशमलव घटाया कितने जीरो लगा दिया आपने, अब यहां पे दशमलव घटाने पे 4 जीरो लगेंगे 1 2 3 4, हाँ भाई। अब देखो ये 4 जीरो लगेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होने के बाद में देखो 100 है और यहाँ पे कितने 10, तो कितना जाएंगे 1000, यहाँ पे कितने थे 821 3, इन दोनों को गुणा किया वहां पे तो कितना हो गया 24 63, 1000 का भाग दिया, ये संख्या आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज हमें सरल करनी थी और ये होगा आपका प्राशन दाब। तो ये दाब आपको ज्ञात होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4% यूरिया, कितने प्रतिशत यूरिया लिया 4% यूरिया, 4% यूरिया एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए, कि आपने 4% यूरिया लिया, 4% यूरिया एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए, कार्बनिक यौगिक ए के 12% सम
समपराशरी विलयन में 4% यूरिया एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% समपराशरी विलयन है या समपराशरी है, समपराशरी विलयन में है। अब देखो 4% यूरिया है, अन्य एक कार्बनिक यौगिक है, उसका जो A भाग है वे कितना परसेंट है? 12%। किस स्थिति में है? समपराशरी। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें होती है, एक तो समपराशरी होता है, उसके अलावा एक होता है अल्पराशरी, एक होता है अतिपराशरी। देखो आपके पास में सम, अति और अल्प। सम का मतलब होता है ऐसा प्राशनिक विलयन जिसमें दोनों विलयनों का प्राशरण दाब क्या होता है? समान होता है। कि ऐसे दो विलयन जिनका प्राशरण दाब क्या हो? बिल्कुल एक दूसरे के रूप में समान हो, और जिनका प्राशरण दाब समान होता है उसे क्या बोलते हैं? समप्राशरी विलयन। अब समप्राशरी विलयन के बाद में जो आपके पास में आता है, एक आता है अल्प और एक आता है अति। अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प हम ये कहते हैं ऐसे दो विलयन जिनका प्राशरण दाब भिन्न भिन्न तो होता है, लेकिन उनमें एक विलयन का प्राशरण दाब दूसरे विलयन से क्या होता है? कम होता है। एक विलयन का प्राशरण दाब दूसरे विलयन से कम होता है तो अल्प होता है, और एक विलयन का प्राशरण दाब दूसरे विलयन से क्या होता है? अधिक होता है, उसे क्या बोलते हैं? अति। और सम का मतलब एक विलयन का प्राशरण दाब दूसरे विलयन क्या होता है? समान होता है, उसे समप्राशरी विलयन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद में इनकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 4% यूरिया एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% समप्राशरी विलयन में है। तो अब इसमें आपको यह देखना है कि आपके पास में है तो प्राशरण दाब ज्ञात कीजिए, विलयन में है तो प्राशरण दाब ज्ञात करना। तो प्राशरण दाब ज्ञात करना है, ये चीज पहले ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यदि हम सबसे पहले बात करेंगे प्राशरण दाब की, तो प्राशरण दाब, प्राशरण दाब को हम किससे दर्शाते हैं? पाई से। किससे दर्शाते हैं? पाई से। तो प्राशरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या था? कल हमने लिखा था WB/MB। अब WB/MB था, इनटू क्या था यहाँ पे? V, और यहाँ पे RT। तो ये प्राशरण दाब ज्ञात करने का सूत्र था। अब प्राशरण दाब ज्ञात करने का सूत्र ये है। अब देखो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है? यूरिया। यूरिया दे रखा है। यूरिया में हम क्या लिखते हैं? ये दे रखा है आपको यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। इसका अणुभार ज्ञात कर लें। तो अणुभार देखो कितना होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4, 12, 16। इसका अणुभार कितना होता है? 60। इनका सबका आप वेट याद करना। इसका अणुभार होता है यूरिया का 60। अब यदि यूरिया का अणुभार 60 आ गया, तो अब हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि 4% विलयन, 4% विलयन का प्राशरण दाब, विलयन का प्राशरण दाब। अब यहां पे आपके पास सूत्र क्या हो जाएगा? पाई1 बराबर WB/MB इंटू VRT। तो यहां पे देखो पाई1 ले लिया आपने कितने परसेंट के लिए? 4% के लिए। तो 4% के लिए ये लिया, तो आप सीधा से इसमें क्या लिखोगे कि आपके पास में आयतन सारी चीजें लिखनी। तो देखो WB कितना आ जाएगा? पाई1 बराबर 4, यानी विलय का भार, और विलय का अणुभार कितना है? 60, आयतन कितना है? 100, और यहां पे क्या हो जाएगा? RT। ये समीकरण क्या ले लिया आपने? 1 कि 4/60 इंटू 100 RT 1 समीकरण ले ली। अब ये 1 समीकरण आने के बाद में अब यदि इसमें देखो V, हाँ V आएगा, V मान बचा तो ठीक है, V लिख देना V। अब यदि हम इसमें 4% के बाद में कितने परसेंट की बात करते हैं? 12% की बात करते हैं। तो 12% विलयन का प्राशरण दाब बराबर पाई2 WB/MB इंटू VRT। यही होगा आपके पास में। अब देखो इसमें आपने 12% के लिए बात कर रहे हैं, तो 12% के लिए यदि इसकी बात करेंगे तो इसमें आपको 12% के लिए ए विलयन यौगिक दे रखा है। ए यौगिक का कोई नाम नहीं दे रखा है, तो उसका अणुभार नहीं होगा, लेकिन उसका आपको
भार तो देर का है लेकिन अनुभार आपको ए विलीन का होता नहीं है, तो भार कितनी देर का है, 12 देर का है। उस भार के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो कि पाई 2 बराबर 12 इंटू एम बी इंटू 100 वी इंटू आर टी। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 2। अब ये आपके पास समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आ गई। अब 2 समीकरण आ गए, दोनों समीकरण हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। क्या लिखेंगे, पाई 1 बराबर पाई 2। अब पाई 1 बराबर पाई 2 होता है, तो पाई 1 बराबर पाई 2 क्या है, 4/60। अब फर्स्ट समीकरण की हम बात कर रहे हैं कि 4/60 इंटू आर टी लिख दूं यहाँ पे, इंटू 100 प्लस वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे v ये दोनों चीजें आपको ध्यान। अब देखो यहाँ पे v है आपके पास में, आयतन नहीं, सॉरी गुणे में आएगा ना भाई, v तो यहाँ पे किस में आएगा, v। अब 4 इंटू आर टी अपॉन 60 इंटू 100 इंटू वी बराबर 12 एम बी इंटू 100 इंटू वी, ऊपर क्या आ जाएगा, आर टी। अब देखो ये आर टी, ये आर टी, यहां तक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट होने के बाद में आपके पास में पाई, दोनों में इकाई क्या बची कि पाई 1 बराबर पाई 2 बराबर 4/60। यदि हम इसको बराबर की बात करें तो बराबर में क्या हो जाएगा, 12/MB हो जाएगा। इन दोनों को आपस में वज्र गुणा कर दें। वज्र गुणा करने पर देखो क्या आएगा कि वज्र गुणा करने पर आपके पास में 4 को किससे गुणा करा किया आपने, MB से किया, तो 4MB आ जाएगा। तो यहां पे लिख देना 4MB। अब 4MB के बाद में यहां पे कितने 12 और यहां पे कितने 60, दोनों को परस्पर गुणा करना। दोनों को परस्पर गुणा कर 12 6 72 और 72 के पीछे 0 लग जाएगा, क्या हो जाएगा 720। अब 720, अब आपको क्या याद करना है, MB ज्ञात करना है। तो MB ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे, 720/4 कि ये 720 है, इसमें कितने का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो 4 का भाग 2 देखें, 4 एकम 4, कितना बचा 4 में 4, 4 दूनी 8। अब यहां पे कितने बचते, 1 और यहां पे कितने बचे 32, 8 चौक 32, तो 180 कितना आ जाएगा, 180। तो MB का मान कितना जाएगा आपके पास में 180। तो आपके पास में यहां पे कितना आया, 180 आया। तो ये था कि 4% यूरिया का एक अन्य कारण क्योंकि ए है तो समप्राशन विलीन। इसमें आपने किसका मान ज्ञात किया, ए का। तो प्राशन दाब के द्वारा किया, किसका किया, ए का। प्राशन दाब का सूत्र क्या था, पाई। पाई क्या था, WB/MB इंटू VRT। अब VRT है, अब आपको क्या दे रखा था, यूरिया। यूरिया क्या दे रखा, NH2CO NH2। तो अनुभार क्या है इसका 60। तो देखो 4% विलीन का प्राशन दाब, पाई 1 ले लिया आपने, WB/MB इंटू VRT ले लिया, पाई 1। WB का मान कितना था आपके पास में, विलय का मान कितना दे रखा था 4, अनुभार कितना दे रखा 60 इंटू 100 इंटू यहाँ पे आएगा V, क्योंकि यहाँ पे इंटू V है ना भाई, प्लस में इंटू आएगा V इंटू RT, समीकरण नंबर 1। अब 12% विलीन का प्राशन दाब है पाई 2, WB/MB इंटू V और यहाँ पे क्या RT। तो पाई 2 बराबर 12/MB इंटू 100 इंटू VRT, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम सरल किया आपने, तो पाई 1 बराबर क्या होता है, पाई 2, 4 इंटू RT/60 इंटू 100 इंटू V बराबर 12 इंटू RT/MB इंटू 100 इंटू V। तो इनको आपने कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे क्या बचा कि पाई 1 बराबर पाई 2। तो पाई 1 बराबर पाई 2 क्या, 4/60 बराबर 12/MB। तो इन दोनों को वज्र गुणा किया तो 4MB, ये तो 4MB हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो MB ज्ञात करना है आपको। तो MB ज्ञात करने के, MB का मतलब क्या है, विलय का अनुभार ज्ञात करना है। तो 720/4, तो ये कितना आ गया, इसका अनुभार 180। तो इस प्रकार से ये आपके दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाते हैं आसानी से। तो इसमें यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और ये होता है आपका इस प्रकार से दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब 2 परिभाषाएं बची है छोटी छोटी, ये बता देता हूं मैं आपको कि परिभाषाएं किस रूप में लिखी जाएगी। देखिए
दोनों परिभाषाओं देखिए। एक अभी आपके पास में पहले नाम आया था समप्राशी। क्या नाम आया था? समप्राशी विलयन। देखो समप्राशी विलयन है। समप्राशी विलयन में क्या है कि ऐसे दो विलयन जिनका प्रासरण दाब क्या हो? समान हो। ऐसे दो विलयन जिनका प्रासरण दाब समान हो उसे क्या कहेंगे? समप्राशी विलयन कहेंगे। तो इसकी आप परिभाषा ऐसे लिख लेना, ऐसे दो विलयन जिनका प्रासरण दाब समान होता है, ऐसे दो विलयन जिनका प्रासरण दाब समान होता है उसे समप्राशी विलयन कहते हैं। उसे समप्राशी विलयन कहते हैं। जिनका प्रासरण दाब समान है दो विलयन का उसे समप्राशी विलयन कहेंगे। इसके बाद में आता है अल्पप्राशी। अल्पप्राशी में क्या होता है कि ऐसे दो विलयन जिनमें से एक विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या होता है? कम होता है। ऐसे दो विलयन जिनमें से एक विलयन का प्रासरण दाब, एक विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम होता है उसे अल्पप्राशी विलयन कहते हैं। कि आपने दो विलयन लिए, उन दो विलयन से एक विलयन का प्रासरण दाब जो दूसरा विलयन है उस दूसरे विलयन के प्रासरण दाब के सापेक्ष क्या होता है? कम होता है। उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राशी विलयन कहते हैं। इसके बाद में आता है अतिप्राशी विलयन। अतिप्राशी विलयन इसमें क्या कहेंगे कि ऐसे दो विलयन जिनमें से एक विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होता है उसे अतिप्राशी विलयन कहते हैं। कि ऐसे दो विलयन जिनमें एक विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन के प्रासरण दाब के सापेक्ष कैसा होता है? अधिक। यदि वे अधिक है तो कैसा है? अति। और यदि वे कम है तो कैसा है? अल्प। और यदि वे समान है तो कैसा होगा? समप्राशी विलयन। तो ये होता है आपका प्रासरण दाब का कंप्लीट रूप। इस क्लास के लिए केवल इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया टॉपिक लेके आएंगे। यहाँ तक अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, साथ साथ हम समझें। किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें। धन्यवाद।